जी बच्चों, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। राम राम सर। राम राम भैया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चरण स्पर्श सर। खुश रहो बेटा, खुश रहो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। चलो शुरू करते हैं। कल बर्नौली हमने स्टार्ट किया था और बताया था जब भी किसी पाइप में कोई लिक्विड फ्लो करता है, आइडियल लिक्विड, तो उसके किसी भी पॉइंट पर, है ना, लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो कांस्टेंट होता है। टोटल एनर्जी के 3 पार्ट होते हैं बेटा, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो P के इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो हाफ रो वी स्क्वायर होगा, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो रो जी एच होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं पाइप में 2 अगर पॉइंट ले लें, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी और सेकंड पॉइंट पर टोटल एनर्जी बराबर होती है। फिर मैंने कहा था कल के लेक्चर में, मतलब आज के लेक्चर में, हम इसके एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन से पहले एक स्पेशल केस हम देख लेते हैं बच्चों। अगर मान लो हमारा पाइप हॉरिजॉन्टल हो, H1 और H2 अगर बराबर ले, है ना, यहाँ पर तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की हाइट में डिफरेंस था, लेकिन हम मान लें कि ये डिफरेंस नहीं है और पाइप हॉरिजॉन्टल है। स्पेशल केस, इफ पाइप इज हॉरिजॉन्टल, तो बच्चा H1 और H2 बराबर हो जाएंगे, या यूं कहिए H कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा बर्नौली होगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा वो रो जी एच भी कांस्टेंट में चला गया। तो बच्चों इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब है ना, यहाँ पर एक बड़ा प्यारा कंक्लूजन आ रहा है, वो सुनो। इसका मतलब ये हुआ बेटा, एक हॉरिजॉन्टल पाइप अगर है हमारे पास, तो उसमें इन दोनों स्टेप, इन दोनों पदों का योग जो है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जहां पर द्रव का वेग ज्यादा होगा वहां दाब कम होगा। देख लो, इन दोनों का सम कांस्टेंट है। तो जहां पर वेग ज्यादा होगा वहां दाब कम होगा, और जहां वेग कम होगा वहां दाब ज्यादा होगा। इंग्लिश में बोल रहा हूँ बेटा, हमें पता है इन दोनों स्टेप्स का सम कांस्टेंट है। तो अगर जहां पर लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां लिक्विड की वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा होगा। मैं दोनों सेम बोल गया। और जहां लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम होगा। एक बार ये 2-3 लाइनें लिख लो, फिर मैं बताता हूँ रियल में इसको कहाँ यूज करते हैं हम। ठीक है, लिखो इसे। हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा, हो गुड गया। इवनिंग सर। तो अब आया? हाँ सर, वो थोड़ा क्या? ओपन नहीं हो रहा था, इशू हो गया। थोड़ा ओपन नहीं हो रहा था, ये पूरा ही मतलब सर ओपन नहीं हो रहा सामने था? का जो सरस्वती माता है बस वही दिख रही थी, आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो थोड़ा स्विच चलो ऑफ जी, ऑन करके।
चलो अच्छी चीज दिखी, सरस्वती माँ ही दिख रही थी ना, पक्का है ना बेटा? हाँ हाँ सर। चल ठीक है। हाँ मैंने कहा कुछ और माताएं भी दिख जाती हैं तो वहां भी अटक जाते हैं बच्चे। सर इससे भरोसा मत करो। नहीं करूँ ना? हाँ सही है। वो तेरे को बताने का जरूरत नहीं है, वो सर समझ जाएंगे। हाँ पता है पता है। चलो नहीं वैसे है ना, अच्छा लोगो बहुत अच्छा है, अपने कोचिंग का लोगो बड़ा अच्छा है। तो बेटा इसका एप्लीकेशन देखो, मैंने अभी अभी क्या बोला, जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है। बच्चों आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, और आपके सामने से दन दनाती हुई कोई ट्रेन निकल गई। जब ट्रेन आपके सामने से पास होती है ना बेटा, तो आपके और ट्रेन के बीच में जो हवा होती है, एयर, वो ट्रेन के साथ चलती है, क्योंकि ट्रेन फ्रिक्शन की वजह से एयर को मूव करा देता है। हमारे और ट्रेन के बीच में जो एयर होती है उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। मैंने अभी भी बोला ना, जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा। तो हमारे और ट्रेन के बीच में जब हवा बहुत तेजी से गति करती है, मोशन करती है एयर, तो प्रेशर कम हो जाता है, और दाब कम होने से हम ट्रेन की तरफ खींचे चले जाते हैं। हम जानते हैं बेटा, लोअर प्रेशर की तरफ फोर्स लगता है हमेशा, हायर से लोअर। तो हम आगे, हमारे आगे का प्रेशर कम होने की वजह से हम ट्रेन की तरफ खींचते हैं। इसलिए बेटा ज्यादा पास में नहीं खड़ा होना चाहिए, वरना ट्रेन समेट कर ले जाएगी। और एग्जांपल सुनो बेटा, बाई चांस हम लोग इस टॉपिक को ऐसे टाइम पर ही पढ़ रहे हैं जब आजकल बाहर आंधी चलती रहती है, तो आपने देखा होगा आंधी वाले दिनों में छत पर रखे हुए टीन टप्पर, टीन शेड वगैरह उड़ जाते हैं। क्यों 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 उड़ जाते हैं? सुनो, जैसे मान लो हमारी ये सीलिंग है, वो सॉरी रूफ है, और इस रूफ टॉप पर यहाँ पर कोई टीन रखी है, टीन शेड रखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे कोई टीन शेड रखा हुआ है। जब इस टीन शेड के ऊपर से हवा जाती है ना बेटा बहुत तेजी से, शू शू, तो ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है। और ऊपर का प्रेशर, टीन शेड के ऊपर का प्रेशर कम होते ही टीन शेड पर एक फोर्स लगता है और ये ऊपर उठा देता है, ये फोर्स टीन शेड को ऊपर उठा देता है। और एक बार बेटा छत से ऊपर उठ गया, जमीन से ऊपर उठ गया, तो फिर हवा इसे उड़ा ले जाती है। ये बहुत बड़ा रीजन होता है बेटा। एरोप्लेन में भी यही होता है बच्चों। एरोप्लेन में कितने बड़े बड़े दो विंग्स होते हैं, उसके पंखे होते हैं, दो बहुत बड़ी विंग्स, एक तरह से जैसे पक्षियों के वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उन्हें? विंग ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बड़े विंग्स को? पंख। पर क्या? पंख ही सुनाई नहीं दिया? बोलते हैं सर। पंख पंख बोल लो, बोलते हैं। हाँ पंख ही बोल लो। तो बेटा एरोप्लेन में बहुत बड़े बड़े दो विंग्स होते हैं। इन विंग्स की शेप हम इस तरह से बनाते हैं, है ना, कि एरोप्लेन जब रनवे पर दौड़ता है, एरोप्लेन जब रनवे पर दौड़ता है तो विंग्स के ऊपर एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और विंग्स के नीचे एयर की वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है। ये उसकी एरोडायनेमिक शेप की वजह से होता है। एरोडायनेमिक शेप होता है, इस तरह से शेप बनाते हैं कि विंग्स के ऊपर हवा का वेग ज्यादा हो जाता है और नीचे हवा का वेग कम हो जाता है। बेटा विंग्स के ऊपर हवा का वेग कम होने से वहां पर प्रेशर, सॉरी विंग्स के ऊपर हवा का वेग ज्यादा होने से वहां का प्रेशर कम हो जाता है। और जैसे ही विंग्स के ऊपर का प्रेशर कम होता है तो एरोप्लेन पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है और वो लिफ्ट हो जाता है, उड़ जाता है जमीन से, इस तरह से। तो बेटा एरोप्लेन के उड़ने में, ऊपर उठने में बर्नौली का यही इक्वेशन होता है, काम में आते हैं। और एप्लीकेशन ले लो, हमने कल बताया बॉल स्विंग कैसे करती है बेटा। जब फास्ट बॉलर के हाथ से बॉल निकलती है ना, या ये कह लो जमीन से टकराने के बाद उसमें वो घूमने लग जाती है। आप जानते हैं ना, स्विंग बॉलर एक तरफ से बॉल को बड़ा चमकाने की कोशिश करते हैं, पैंट के घिसते रहते हैं, पैंट का कलर भी चेंज हो जाता है घिस घिस कर, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। इसीलिए करते हैं। वो क्या होता है, वो एक तरफ से बॉल को इसलिए थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश करते हैं कि है ना, एक तरफ से बॉल रफ हो जाए, दूसरी तरफ से स्मूथ हो जाए।
तो जहां पर स्मूथ हो जाएगी ना बॉल, वहां पर एयर इजीली पास होगी, एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो बॉल के एक तरफ हवा का वेग ज्यादा होता है, दूसरी तरफ हवा का वेग कम होता है। इस तरह इस वजह से एक तरफ का प्रेशर कम हो जाता है, दूसरी तरफ का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और बॉल सीधी जाती जाती अचानक हवा में ही मुड़ जाती है। अब बताओ, क्रिकेट में भी बर्नौली लगा भैया, हवाई जहाज के उड़ने में बर्नौली लगा। तो इतनी सारी चीजें हम अपने साइंस की यूज करते हैं काम में, और फिर बोलते हैं कि साइंस क्यों बनाया है, न्यूटन के सर पर एप्पल की जगह नारियल क्यों नहीं गिर गया है भाई। अब बताओ, अगर ये सब नहीं होता तो आज बैलगाड़ी में चल रहे होते ना। और बैलगाड़ी में भी पहिए का आविष्कार तो साइंस ही तो है। पहिए भैया, पता है आपको, पहिए का आविष्कार एक है ना, मानव जाति के लिए बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है। बताओ, मानव जाति के लिए बड़े बड़े आविष्कारों में कौन कौन से आते हैं? सर पहिए है, फायर है, और फायर, यस, आग, फायर, पहिया, पहिए, और एक आज की दुनिया, इंटरनेट। ठीक है, आज सबसे बड़ा, यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है, इंटरनेट, क्लाउड। तो बच्चों, इस तरह से तो बैलगाड़ी में घूम रहे होते भैया अगर ये सब नहीं होता। इसलिए बेटा, अब तो साइंस पढ़ रहे हैं, वो सब काम आएगा। तुम डॉक्टर बन जाओगे तो डॉक्टर बनेगा, तो वहां भी तो साइंस ही है। तुम्हें भी तो ऐसे ऐसे उपकरण चाहिए, वरना तुम अंदर, आदमी के अंदर घुसकर थोड़ी ना देखते। इतने स्ट्रॉन्ग कैमरा और क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे ऑपरेटर्स होते हैं, ये सब साइंस है बेटा, सब इंजीनियरिंग है। तो हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए, तो ये मैंने जितने भी एग्जांपल दिए बेटा, समझ में आए? बॉल कैसे स्विंग होती है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है। यस सर। चलो, तो ये सब एग्जांपल लिख तो सकते नहीं है अपन, इसलिए अब ऐसे एग्जांपल मतलब एप्लीकेशन पर चलता हूँ, बर्नौली के ऐसे उपयोग पर चलता हूँ जो हम लिख सकते हैं। तो लिखो, इफ्लक्स वेलोसिटी। हिंदी में कोई बताएगा? मेरे को पता है वैसे, पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बड़ा खतरनाक सा नाम है हिंदी में इसका। ये देखो, चुप हो जाते हो तुम, ऐसे मौत आ जाती है तुम लोगों को, गायब हो जाते हो। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज तो आ रही है यार। आ रही है सर। बताओ ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर ई फ्लक्स मतलब तो बाहर निकलना होता है। हाँ, बाहर निकालना होता है, बहिस्राव बोलते हैं इसे, बहिस्राव, है ना। बही मतलब बाहर निकालना, स्राव मतलब बहना, बहिस्राव वेग। बड़ा खतरनाक सा नाम है। चलो लिखो, इफ्लक्स वेलोसिटी। जानते हो ये क्या होता है बेटा? अगर हम एक कंटेनर में एक होल कर दे, हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो बोलो। So the velocity with which the liquid flows out of a narrow hole is equal to that of the freely falling body. करेक्ट। अगर हम एक कंटेनर में पानी भर दें और बाजू में एक होल कर दें, तो उस होल से लिक्विड जितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा उसे हम इफ्लक्स वेलोसिटी कहते हैं। जैसे ये पानी भर दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर बाजू में एक होल कर दिया, तो इस होल से पानी ऐसे बाहर आएगा, तो ये जो वेलोसिटी होगी पानी की, ये वेलोसिटी इफ्लक्स वेलोसिटी कहलाती है। और बच्चों, मैं आपको इसका डेरिवेशन भी करा देता हूँ, क्योंकि बेटा वो कॉन्सेप्ट है, फिर कभी काम आएगा। अभी तो फार्मूला लिखो बेटा। अगर इस होल के ऊपर पानी की हाइट h है, तो इफ्लक्स वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है √2gh। बेटा √2gh भी मैं सही बताऊं ना, एक कंडीशन के बाद आता है, वरना असली फार्मूला तो ये होता है जो मैं लिख रहा हूँ,
√2GH, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा ढंग से लिख दें, अपॉन 1 माइनस स्मॉल a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर। ये आपने शायद नहीं देखा होगा, असली फार्मूला ये होता है। यहाँ पर बच्चा स्मॉल a जो है ना वो होल का एरिया है, जो अपन ने बाजू वाली दीवार में होल किया है ना उसका क्षेत्रफल है, एरिया, और कैपिटल A टैंक का एरिया है। एक्चुअली नॉर्मल केसेस में स्मॉल a कैपिटल A से बहुत छोटा होता है ना बेटा, इसलिए जो डिनोमिनेटर वाली चीज है, नीचे वाली जो संख्या है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम स्मॉल a को इग्नोर कर दें तो फिर हमारा फार्मूला √2GH आ जाता है, जो आप लोगों को पता है। तो बेटा हमें असलियत पता होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक एग्जाम में इन्होंने स्मॉल a और कैपिटल A की वैल्यू दे दी। अब जो बच्चे √2GH रट कर जाते हैं उनको तो स्मॉल a और कैपिटल A कुछ पता ही नहीं है, और उन्होंने वैल्यू दे दी। तो बेटा इसलिए अपन को असली फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो एक बार आप ये डायग्राम बनाकर ये फार्मूला तो लिख लो, फिर मैं इसका डेरिवेशन हल्का सा आइडिया दूंगा, क्योंकि वो इमरजेंसी में काम आता है। लिख लेना बेटा, स्मॉल a एरिया ऑफ होल, कैपिटल A एरिया ऑफ टैंक, टैंक का एरिया ये वाला डायग्राम में बनाया है मैंने, और स्मॉल a डायग्राम में नहीं दिखाऊंगा, वो लिख लेगा। हो गया? Yes, sir. तो बेटा एक इसमें बर्नौली लगाते हैं। देखो, बर्नौली लगाने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए, 1 और 2, उन दोनों के बीच में बर्नौली लगाते हैं। तो बेटा हमें ना पहला बिंदु यहाँ ले लेते हैं, बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल पानी की सतह पर, और दूसरा बिंदु होल के जस्ट बाहर। इन दोनों बिंदुओं पर, दोनों पॉइंट्स पर बर्नौली लगा देंगे। पहले बर्नौली लिख देते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। बेटा फर्स्ट पॉइंट पर प्रेशर कितना है? पहला पॉइंट जो है बिल्कुल सरफेस पर है, तो सरफेस पर प्रेशर तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। और फर्स्ट पॉइंट यानी कि हमारा ये पूरा का पूरा लेवल, पानी का जो तल है वो कितनी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है? तो ये V1 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, पानी का लेवल है ना, पानी नीचे डाउन हो रहा है ना बेटा। तो यहाँ पर हाफ रो V1 स्क्वायर आ गया। बेटा पहले पॉइंट का हाइट H1 है ग्राउंड से, दूसरे पॉइंट का H2 है, तो रो जी H1 को मैं राइट साइड में ले जाता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो यहाँ इक्वल लगा दिया। बेटा P2 कितना है? सेकंड पॉइंट पर प्रेशर भी तो वायुमंडलीय दाब ही है, क्योंकि वो भी तो बाहर आ गया ना। होल के बाहर आने के बाद दाब वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और वेलोसिटी हाफ रो V2 स्क्वायर है, V2 को मैंने V लिखा है। और बेटा रो जी वो H1 को मैं इधर ले आया, तो H2 माइनस H1, H बचा ना, देख लो बेटा, पहले पॉइंट की हाइट माइनस दूसरे पॉइंट की हाइट बराबर स्मॉल h। हाँ तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. P नॉट कट गया बेटा, मेरे हिसाब से तो रो भी कट रहा है, रो कट गया, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर 2GH। आराम से देख लो, पूरे इक्वेशन में रो कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके V1 को इधर ले आया और रो GH को उधर, बस उल्टा लिख दिया मैंने। बेटा एक गड़बड़ हो गई मुझसे। एक्चुअली
H1 माइनस H2 जो था ना वो H आएगा। हाँ, H1 ज्यादा है, H2 कम है, तो दोबारा पूरा काटने के जगह मैं इसको माइनस लिख देता हूँ, बस ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि मुझे H2 को लेफ्ट साइड में लाना था, मैं H1 राइट साइड में ले गया, तो माइनस लिखने से इक्वेशन भी सही हो गया। बच्चों V1 का क्या करें, सुनो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य समीकरण के अनुसार कैपिटल A इंटू V1 स्मॉल a इंटू V होगा। A1 V1 बराबर A2 V2 होता है ना, तो जहां पर वेलोसिटी V1 है वहां का एरिया कितना है A, तो कैपिटल A इंटू V1, और होल का एरिया स्मॉल a है, और होल से बाहर आने वाले पानी के वेलोसिटी V है। तो बच्चों यहां से V1 निकाल लेंगे, तो V1 आएगा स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू V, और ये V1 हमारे ऊपर वाले इक्वेशन में लिख दो, तो ये आएगा V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। मुझे लग रहा है आप लोगों को डेरिवेशन अच्छा नहीं लगता करना, मैं जब करता हूँ, और मैं सही बताऊं तो फिजिक्स ही ये है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर फार्मूले से लिखकर और आपको हाँ करना है तो मैं तो किसी छोटे बच्चे को बैठा दूंगा ना, वही लिख देगा फार्मूला, फिर मेरी क्या जरूरत है। तो बेटा असली फिजिक्स तो यही होता है जो हम अब कर रहे हैं। बेटा इसमें से v कॉमन ले लो, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर 2gh के नीचे चला जाएगा, फिर अंडर रूट लेंगे तो हमारा ये वाला फार्मूला आ जाएगा जो मैंने ऊपर लिखा। तो मैं लास्ट में लिख ही देता हूँ, तो लास्ट में ये आ जाएगा अंडर रूट 2gh अपॉन 1 माइनस स्मॉल a स्क्वायर अपॉन, और फिर मैंने बता ही दिया अगर स्मॉल a को इग्नोर कर देंगे तो अंडर रूट 2gh आ जाएगा। तो बच्चों एक बर्नौली लगाना सिखाया है मैंने कि बर्नौली को यूज कैसे करते हैं, बस कोई टारगेट नहीं था इस डेरिवेशन का, आगे हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। वैसे मैं बता दूं बेटा, हम लोगों के पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां आपके ये दोनों फार्मूले काम ही नहीं आएंगे, बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ धर के बैठे रहो, मैं ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता हूँ जहां आपके ये दोनों फार्मूले काम ही नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा इनसे। वहां पर बेटा ये सब करना पड़ता है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। Done, sir. हो गया ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, चलो तो बच्चों अब यहाँ पर ये एप्लीकेशन तो मैंने बता दिया, फार्मूला भी बता दिया, अब कुछ क्वेश्चंस हो जाएं भैया। बच्चों एक और मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखाऊंगा, वो और लिख लो बेटा। इसी तरह अगर मान लो एक कंटेनर है, उसके बॉटम में बिल्कुल पैंदे में एक छेद कर दें और उससे पानी बाहर निकले, तो जैसे जैसे पानी बाहर निकलता है ना, वेलोसिटी कम होती जाती है ऊंचाई कम होने की वजह से, और जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी वैसे वैसे फ्लो रेट भी कम होगा, प्रवाह की दर। तो है ना, टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा उसका एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूं, और उस पर क्वेश्चन भी कैसे आएगा ये मैं बता दूंगा आपको, है ना। एक मिनट। हाँ बेटा इसमें एक काम करो, थोड़ा सा लिख लो। एक सेकंड एप्लीकेशन मान लो इसे, इफ्लक्स वेलोसिटी फर्स्ट एप्लीकेशन है, और अब सेकंड एप्लीकेशन मान लो और उसमें कुछ लाइनें लिख लो, डायग्राम नहीं बना रहा मैं, लिखो। देखो एक टैंक बोल दो या पात्र बोल दो, एक पात्र के पैंदे में छेद है जिससे पानी बाहर निकल रहा है ना। देयर इज ए होल एट द बॉटम ऑफ ए टैंक and water is coming out from this hole.
बच्चों पहले पानी की हाइट h1 थी, फिर कम होते 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 h2 हो गई। तो पानी को h1 हाइट से h2 हाइट तक आने में जो टाइम लगता है ना, वो टाइम बेटा प्रोपोर्शनल होता है √h1 माइनस √h2 के। मैं आपको पूरा फार्मूला नहीं बता रहा, बस आपको यही बताऊंगा, क्योंकि उस पूरे फार्मूले को मुझे डिराइव करना पड़ेगा और वो मैं अभी नहीं चाहता, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है। एक बार फिर से सुन लो। कंटेनर में या टैंक में पानी पहले h1 हाइट तक था, वहां से कम होता होता h2 तक आ गया। तो h1 से h2 हाइट तक आने में जो टाइम लगता है वो टाइम समानुपाती होता है। या एक काम करो, आप समानुपाती की जगह, प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लिखकर कोई कांस्टेंट लिख दो। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, रुक जाओ एक बार, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। आपको प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में नहीं आएगा, तो ये लिख दो t बराबर k √h1 माइनस √h2। इतना समय लगता है। अब ये जो k है ना बेटा, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, टैंक के क्रॉस सेक्शन पर, है ना, और डेंसिटी वगैरह पर, और इन सब चीजों पर। वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस तरह का आएगा। देखो तो बेटा पहले ये लिख लो, टैंक की ऊंचाई पानी की ऊंचाई पहले h1 थी, फिर h2 हो गई। तो h1 से h2 आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम इतना होगा जो मैंने लिखा है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा वो भी लिख लो आप। तो बच्चों अब क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं। बच्चों एक टैंक में h हाइट तक पानी भरा है, पूरा h हाइट है ना। 1/3 खाली होने में 10 मिनट का समय लगा। सुन लेना बच्चा, और आसान प्रश्न है इसलिए मुझे निराश मत करना। 1/3 खाली होने में, 1/3 खाली होने में 10 मिनट का समय लगा। तो अगला 1/3 खाली होने में कितना समय लगेगा, बस ये बता दो। अब देखो कांस्टेंट तो कट जाएगा ना आपका। हाँ, एक टैंक को पहला 1/3 खाली होने में 10 मिनट लगा, तो अगला 1/3 खाली होने में कितना समय लगेगा ये बता दो बस। इंग्लिश में बोलूं, पहला 1/3 खाली होने में 10 मिनट लगा, तो नेक्स्ट 1/3 को खाली होने में कितना समय लगेगा, कैलकुलेट कीजिए। और मैंने कहा ना, यहाँ पर निराश मत करना बच्चा, क्योंकि सिंपल ये फार्मूला लगाना है। पहले टी को 10 मिनट ले लेना, h1 को h ले लेना, h2 को बताओ कितना लोगे। h1/3। 2h/3, h/3 और कम हो गया तो बचा 2h/3। हाँ, फिर दोबारा t ले लेना समय, और फिर 2h/3 से h/3 ले लेना। बस ये हो गया क्वेश्चन। अब सॉल्व कर दो, h वगैरह सब कट जाएगा। पल्लवी 10 मिनट तो संभव ही नहीं है बेटा। ये तो हम है ना अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी तो अगले 1/3 को खाली होने में समय 10 मिनट से ज्यादा लगेगा। ये तो हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं बेटा। सेम टाइम कैसे लग सकता है, क्योंकि लगातार जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर है? तो 10 मिनट से तो ज्यादा आएगा, ये तो पक्का है। पच्चीस मिनट
राहुल का जवाब अच्छा ऊपर से आ रहे हैं, सॉरी। धर्मेंद्र 9.6, ये तो और भी बड़ा वाला है। मैं बोल रहा हूँ उसके बाद गलती कर रहे हो बेटा। कम से कम मेरे बोलने के बाद तो ये मत करो, 10 मिनट से कम और 10 मिनट कोई मत बताओ, पक्का गलत है। मनीष 10/√3, तू भी गड़बड़ कर रहा है। 10/√3 तो 10 से छोटा ही होगा, समय तो ज्यादा लगेगा बेटा, वेग कम हो जाएगा। प्रियंका 20 मिनट, राहुल 25 मिनट, धर्मेंद्र 19.6, कल्पना 20। धर्मेंद्र टाइपिंग मिस्टेक बेटा ध्यान रखो। रोहित 15 मिनट और दुर्गेश 30 मिनट। चलो अब हम बताते हैं, है ना। आप लोगों के जवाब मैंने देख लिए। तो बच्चों मैंने आपको सॉल्यूशन भी तो बता ही दिया। पहले 10 मिनट लग रहा है समय, इधर के लिख दो। ऊंचाई पहले h थी और h/3 कम होने के बाद h2 बचा 2h/3, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। दोबारा समय लगा t जो निकालना है। अब ऊंचाई 2h/3 है और 2h/3 से h/3 हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, तो ये आएगा 10/t। k से k कट गया बेटा, h को भी काट रहा हूं, तो √1 यानी कि 1 माइनस √2/3 डिवाइडेड बाय √2/3 माइनस √1/3। तो बेटा √3 अगर मैं एलसीएम ले लूं तो √3 माइनस √2 ऊपर बचेगा और नीचे √2 माइनस 1 बचेगा। √3 कट जाएगा ऊपर और नीचे, तो हमारा आंसर आ गया t बराबर 10 और ब्रैकेट में √2 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस √2। अब इसे कैलकुलेट करना है, तो वो कैलकुलेशन आप जरा करो एक बार मेहनत। मैं भी करके देख लेता हूँ, तुम भी कर लो। सर 13.2 मिनट है सर। हम्म 13 मिनट आ रहा है। तो इतना तो मैंने बताया ही था बेटा, 10 मिनट से कम तो नहीं आ सकता और 10 मिनट भी नहीं आ सकता, ये तो कॉमन सेंस ही बता रहा था। कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो 10 से ज्यादा हम बता ही देंगे, हमने कहा ना। तो बेटा काम करने का तरीका देखो। पहले हाइट h थी, h/3 कम होने के बाद 2h/3 बची, तो पहले h से 2h/3 तक आया, फिर 2h/3 से h/3 गया, बस फार्मूला लगा दिया। तो 13 मिनट लगेंगे बेटा। चलो अगला क्वेश्चन बेटा। बेटा हमारे पास एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन है 0.12। मैं डायग्राम बना दूं बेटा, डायग्राम में सब कुछ लिख जाएगा, तो मुझे बोलना भी कम पड़ेगा, समय भी बचेगा। ये एक पाइप है और ये पाइप है ना, आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है बेटा, ऐसे। एक यहाँ गया, को थोड़ा अच्छा डायग्राम बना रहा हूँ।
इस तरह से। बेटा ये पहले वाला जो पाइप है इसका क्रॉस सेक्शन है 0.12 मीटर स्क्वायर, ये भी 0.12 है, लेकिन ये 0.18 है मीटर स्क्वायर। पहले पानी का जो वेलोसिटी था इसमें 3 मीटर पर सेकंड था, और बेटा इधर वाले पानी का वेलोसिटी 1.5 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको इस वाले की वेलोसिटी बतानी है, दूसरे पाइप में कितनी वेलोसिटी से गया। बस हो गया क्वेश्चन अपना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, गलती मत करना। मनीष बावड़ा हुआ है क्या? हाँ 0.1 भी पहले 1 जीरो से ज्यादा लगा दी, अब 1 जीरो कम कर दी। बबलू, बबलू सही है बच्चा। तो टाइपिंग में इतनी जल्दी क्यों करता है? कभी 10 लिख रहा है, कभी 0.1 लिख रहा है, कभी 1 लिख रहा है। अब सही है, 1 मीटर पर सेकेंड आएगा। हाँ बबलू सही है, राहुल सही है, मनीष भी अब सही है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो। बेटा हम जानते हैं पहले जो पानी है उसका प्रवाह की दर, बेटा फ्लो रेट जो होता है ना, फिर से याद दिला लूं, फ्लो रेट जो होता है वो क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी होता है। तो पहले वाले पाइप में जो पानी था वो 2 भागों में बटा। तो पहले वाला जो A इंटू वी था वो बाद में A1V1 प्लस A2V2 हो गया। तो पहले वाला A है 0.12, पहले वाला V है 3, ऊपर वाला एरिया 0.12 था और वो वेलोसिटी 1.5 थी। दूसरे वाले का एरिया 0.18 हो गया इंटू वेलोसिटी V हो गई। सोल्व कर लो। 12 तिया 36.36, ये 0.18 आएगा शायद, सही लिखा है मैंने, और ये भी 0.18 आएगा। तो बेटा V आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। देखो इफ्लक्स वेलोसिटी में मैं आपको बता रहा था ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ फार्मूले नहीं लगते। तो बेटा फार्मूले वाले क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे, एक बार मैं दर्शन करा दूं ऐसे क्वेश्चन के जहां फार्मूले नहीं लगते, कॉन्सेप्ट लगते हैं। बेटा फिजिक्स में ओनली कॉन्सेप्ट है। बेटा एक कंटेनर है, उसमें आधी ऊंचाई तक नीचे एक द्रव भरा है जिसका घनत्व है 2 रो। ठीक है, हाँ। इस कंटेनर में नीचे एक लिक्विड भरा है, इसकी डेंसिटी है 2 रो, और ऊपर एक द्रव भरा है, लिक्विड भरा है, उसकी डेंसिटी रो है। इसकी डेंसिटी रो है, इसकी नीचे वाले की 2 रो है। बेटा बिल्कुल बॉटम पर, और इसको सिलेक्ट करना, बॉटम पर एक होल है बिल्कुल, और इस होल से द्रव बाहर निकल रहा है। तो बच्चों इस द्रव की वेलोसिटी बतानी है, कितनी होगी। ये दोनों हाइट h है,
नीचे वाला भी h है, ऊपर वाला भी h है, यानी कि कंटेनर की टोटल हाइट 2h है। करो कोशिश, इतना पक्का बता दूं, इसमें फार्मूला कहीं नहीं लगेगा, बर्नौली लगेगा बस। और बेटा बर्नौली भी ध्यान रखना समान द्रव में लगता है। बर्नौली में फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आप लोगे ना, तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ऐसे नहीं ले सकते कि यहाँ तो आपने फर्स्ट पॉइंट ले लिया और यहाँ सेकंड ले लिया, क्योंकि दोनों लिक्विड अलग अलग है। सेम लिक्विड में 2 पॉइंट लेने हैं आपको। तो अब आप सोचो फर्स्ट और सेकंड कहाँ लोगे, और दोनों पॉइंट के बीच में बर्नौली लगाकर फिर आप बताओ ये वेलोसिटी कितना आएगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसके बाद अपन मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। बच्चों मैं बता रहा हूँ, सुनिए बेटा। हम फर्स्ट पॉइंट इस लिक्विड के यहाँ लेंगे और सेकंड पॉइंट बाहर लेंगे। बर्नौली लगाएंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। बेटा इस पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं भी स्मॉल ए और कैपिटल ए नहीं दिया। या तो वो क्वेश्चन में लिख देगा टैंक बहुत चौड़ा है, और नहीं लिखे तो मानना पड़ेगा। तो बेटा अगर टैंक बहुत ज्यादा चौड़ा है ना, तो ये पानी जो नीचे उतरेगा ना, ये लिक्विड, इसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगी। यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसका जो वेलोसिटी होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि एरिया ज्यादा है। आप जानते हो सातत्य समीकरण, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग जहां पर एरिया बहुत ज्यादा होता है वहां वेलोसिटी कम होगी। तो V1 को इग्नोर कर देंगे हम, V1 को इग्नोर कर देंगे। V1 V2 से बहुत कम होगा बेटा। बच्चों P1 कितना होगा? बहुत टाइम के बाद आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है आज मैंने। P1 बता सकते हो कितना होगा? फर्स्ट पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? P0 प्लस रो जी एच। करेक्ट। पहले पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो होगा वायुमंडलीय दाब ऊपर, प्लस ऊपर एक द्रव और भरा है। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर लिक्विड भरा है जिसकी हाइट है, तो P1 होगा P0 प्लस रो जी H1, रो जी H।
बेटा हाफ रो V1 स्क्वायर में V1 को इग्नोर मान कर देंगे और रो जी H1, पहले पॉइंट की हाइट भी H1 बराबर H है। अब आ जाओ दूसरे लिक्विड में। बेटा दूसरा लिक्विड जब बाहर निकलेगा तो बाहर वायुमंडलीय दाब ही होगा, तो P2 होगा P0 हाफ। बच्चों ये मत भूलना दूसरे द्रव का डेंसिटी 2 रो है, तो बेटा रो की जगह 2 रो लिखेंगे, वेलोसिटी V लिखेंगे प्लस रो जी H2। बेटा जो दूसरा पॉइंट है वो तो जमीन पर है ना, H2 0 है। अब इसको सॉल्व करके V बता दो कितना आ रहा है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस इस अंडर रूट के अंदर लिख देना आप। P0 कट गया, 2 से 2 कट गया, मेरे हिसाब से अंडर रूट 2GH ही आएगा। तो बच्चों तुक्के में अगर आप अंडर रूट 2GH लगाए आते तो आपका आंसर सही हो जाता। देखना मैं 2GH आएगा भी या नहीं आएगा, मैंने गलत तो नहीं लिखा। P0 प्लस रो GH, हाँ एक गलती कर दी ना मैंने। बेटा फर्स्ट पॉइंट जो है वो भी तो 2 रो के अंदर है, तो बच्चा यहाँ पर भी रो की जगह 2 रो लिखना है आपको, ये गलती कर दी अपन ने। प्लस यहाँ पर फार्मूला रो GH है लेकिन डेंसिटी 2 रो है, यहाँ 2 रो लिखना है आपको, तो 2 और 1 3 आएगा आंसर। 3GH आएगा बेटा, तुक्के में भी सही नहीं होगा ये, माफी चाहता हूँ। 2 रो GH 3 रो GH, वहां पर 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया। चलिए इसको फटाफट कॉपी करो, फिर 2 मिनट के अंदर हम मॉडर्न फिजिक्स का नया पेज खोलते हैं। आज थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, ज्यादा तो नहीं पढ़ पाएंगे। कल भी आपकी 2 क्लास है ना, और मंडे से फिर 1 क्लास होगी बस मेरी। मंडे से टाइमिंग क्या रखें? यही वाला टाइम सही है, 4 बजे मुझे लग रहा है बेस्ट है ये, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना। 2:30 बजे तो मैं नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा मैं लंच लेट करता हूँ, इस वजह से 2:30 बजे मैं ले नहीं पाऊंगा, और उसके बाद शाम को जबरदस्ती क्या फायदा लेट करने से। तो 4 बजे का टाइम ही सही है। यस सर, ये टाइम ठीक है। हाँ यही रखेंगे। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जिसमें रटा हुआ फार्मूला कहीं काम नहीं आ रहा। सर कितने घंटे का क्लास? अपने ऊपर है यार, इसमें तो कोई दूसरे टीचर से अब कोई वो है ही नहीं प्रॉब्लम। तो अभी तो जो अपन लेंगे 1.25 घंटे 1.5 घंटा कर लेंगे, अपना क्या जा रहा है ना। 2 कर दो ना सर। बेटा झेल नहीं पाएगा, ये फिजिक्स है, बायो नहीं है। अगले दिन तुम ही हाथ जोड़कर मना करोगे मुझे, गारंटी है बेटा। 1.5 फिजिक्स घंटा है, सही। हाँ 1.5 घंटा बहुत है। फिजिक्स नहीं झेलता, मैं मजाक नहीं कर रहा। बायो तो स्टोरी होती है, कितना ही झेल लो। फिजिक्स में क्या, और मॉडर्न में आएंगे क्वेश्चन, फिर तुम जवाब नहीं दोगे, फिर मुझे बेकार लगेगा। 1.5 घंटा बहुत है, 1.5 घंटा कर लेंगे, 4 से 5:30। सर कितने दिन में खत्म हो जाएंगे मॉडल लगभग? तू कहे तो 1 दिन में कर दे, बोल। नहीं वैसे तू कहे तो अभी कर दे, आधे घंटा बहुत है। फिर ये क्वेश्चन तुमने गलत पूछा ना, ये क्वेश्चन पूछते ही मैं यही जवाब देता हूँ, बेटा हमारे हाथ में है, तुम बोलो कब खत्म करवाना है। आराम से करेंगे, टेंशन नहीं ले, है ना। अब कौन सा तुम्हें अभी जाकर एकदम से नीट देना है। वैसे मैं तो टारगेट ले रहा हूँ वीकेंड का, पर ठीक है, अगर अगले हफ्ते के बाद भी एक आध लेक्चर और आगे जाता है तो जाने दो, तसल्ली से करो, भाग दौड़ मत करो। अब तो लोड भी क्या, एक ही तो क्लास है, आ जाना इसको लेने, एक ही क्लास है बेटा। चलो हो गया, यस सर। यस बातें सर। हो गई। हाँ अब बेटा फ्लूइड में आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मैं बताऊं नीट में। हाँ फ्लूइड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। एक तो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, कभी सरफेस टेंशन दे देता है, कभी इलास्टिसिटी दे देता है। विस्कोसिटी के क्वेश्चन भी आने के चांस कम होते हैं, और फ्लूइड से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मतलब 1-2 साल में एक क्वेश्चन आएगा, तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और उतना ही पढ़ना, ज्यादा भी नहीं। तो मैं दोबारा शेयर करूंगा स्क्रीन, एक बार देख लूं अपन को। सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि कभी कभी ऐसा सीन देखने मिलता है ना, जैसे पाइप से पानी फ्लो हो रहा है,
तो वो दिखता कि ऐसा है कि वो फ्रीज हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में फ्लो हो रहा होता है। ऐसा कैसे होता है? अरे वो तो लेमिनार फ्लो। अरे यार हाँ, 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट रुको। तेरी इस बात से मुझे एक चीज और याद आ गई, तो मैं वापस वहीं आ गया हूँ और शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। वो क्या होता है लेमिनार फ्लो, इंग्लिश में बोल रहा हूँ अभी, हिंदी सोचूंगा क्या बोलते हैं। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का लफड़ा होता है वो। लेमिनार फ्लो को बोलते हैं धारा रेखीय प्रवाह। सही बोला ना बच्चों? नाम तो सुना होगा यार, ऐसी क्या बात है। यस Yes, सर। sir. धारा रेखीय प्रवाह। और टर्बुलेंट फ्लो को बोलते हैं विशुद्ध प्रवाह। बेटा क्या होता है, जब पानी का वेलोसिटी कम होता है ना, तो पानी में जितनी भी लेयर होती है ना लिक्विड की, वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करती है। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। और यहीं पर हम रेनॉल्ड नंबर के बारे में और बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तेरी बात से ही निकल कर आया तो एक छोटा सा टॉपिक है, बता दूं। तो बेटा जब पानी की वेलोसिटी बहुत कम होती है, मतलब कम होती है, तो पानी के जितने भी लेयर होती हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं इस तरह से। जैसे एक लेयर ये है, दूसरी लेयर इस तरह से मूव करेगी, तीसरी लेयर इस तरह से मूव करेगी। ये सारी लेयर एक दूसरे के पैरेलल जाती है, एक दूसरे को काटती नहीं है। यह फ्लो कहलाता है लेमिनार फ्लो। तो बेटा कभी धारा रेखीय प्रवाह, तो अगर आपको कभी धारा रेखीय प्रवाह देखने को मिल जाएगा, तो ये जो बोल रहा था ना अभी जतिंदर, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो अगर नल का पाइप बड़ा स्मूथ है और पानी बहुत धीरे से बह रहा है, तो वो सारे इतना, मतलब एक ही ऐसे डायरेक्शन में चलता है ना, हमको लगता है फ्रीज हो गया, क्योंकि वो है ना अपनी जगह से जरा से भी डिस्टर्ब नहीं होता। उसे लेमिनार फ्लो बोलते हैं। लेकिन अगर आप पानी की वेलोसिटी को बहुत ज्यादा कर दोगे ना, तो ये लेमिनार फ्लो टूट जाता है। एक लेयर दूसरी लेयर में घुस जाती है, टक्कर मार मार कर पानी में कहीं गड्ढा बन जाता है। देखा करो कहीं पर अगर पानी बहुत तेजी से बह रहा है ना, तो देखा करो कहीं गड्ढा बन जाएगा, कभी पानी उछाले मारेगा। तो उसे हम विशुद्ध प्रवाह कहते हैं। मैं विशुद्ध प्रवाह का डायग्राम तो बना भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है उसमें, कहीं भी जा सकता है, पानी टकराता रहता है एक दूसरे से। बेटा जिस वेग पर वेलोसिटी बढ़ाने से लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वेलोसिटी पर धारा रेखीय प्रवाह विशुद्ध प्रवाह में बदलता है, वो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है बेटा। इंग्लिश में, जिस वेलोसिटी पर लेमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होता है, वो क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाती है। और क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है, याद है आपको? NRE, मैं भूल गया यार फार्मूला, याद हो तो बताओ यार। ईटा अपॉन आरडी और रोडी। ईटा अपॉन रोडी होता है, रोडी अपॉन ईटा होता है। ईटा अपॉन रोडी। पक्का ना? देख तेरे भरोसे लिख रहा हूं मैं। यस। ओके, तो बेटा वो वेलोसिटी जहां पर धारा रेखीय प्रवाह विशुद्ध प्रवाह में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्रांतिक वेग कहलाता है ना? द वेलोसिटी वेयर turbulent laminar flow converts into turbulent flow is called critical velocity। और क्रिटिकल वेलोसिटी का ये फार्मूला होता है बेटा, यहाँ पर मैंने जो n लिखा है ये वाला, ये होता है रेनॉल्ड्स नंबर। बेटा हमारा जो रेनॉल्ड का पेन आता है, वो उन साइंटिस्ट के नाम पर ही कंपनी बनी है, उनका नाम है रेनॉल्ड्स। रेनॉल्ड्स नंबर NRE कहलाता है, रेनॉल्ड्स नंबर। बेटा ईटा विस्कोसिटी होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
रो लिक्विड की डेंसिटी यानी कि घनत्व है, और डी है डायामीटर ऑफ पाइप, जिस पाइप में पानी बह रहा है उस पाइप का डायामीटर। इस पर क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बस ये और बता दिया चलते चलते, लगे हाथों 5 मिनट और लगे। इस बार अपने आप ही चला गया। लिख लिया है वो? नहीं लिखा बेटा आपने वो? Done, sir. लिख लिए सर। पक्का डन? Yes, sir. चलो आपको एक स्टोरी सुनाते हैं प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में, फिर ये टॉपिक शुरू करेंगे जो आपको दिख रहा है। बच्चों, लाइट को अलग अलग जमाने में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी तरह से एक्सप्लेन किया। हम चलते हैं न्यूटन के टाइम पर। न्यूटन जी ने है ना सब जगह टांग फंसाई थी अपनी, तो उन्होंने कोई भी इलाका नहीं छोड़ा। तो बच्चा, न्यूटन के अकॉर्डिंग लाइट जो है ना वो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण होते हैं जो लाइट सोर्स से बाहर आते हैं, और उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। और 1 सेकंड में लगभग 10⁻15, 10⁻15 पार्टिकल बाहर निकलते हैं सोर्स से। ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जब ये पार्टिकल किसी सरफेस से टकराते हैं तो इनका रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो न्यूटन ने अपने थ्योरी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया है ना, परावर्तन और अपवर्तन को भी उन्होंने समझा दिया अपनी थ्योरी के दम पर। लेकिन जब है ना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन आया ना, प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन आया, उसको न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वहां से तरंग सिद्धांत सामने आया, वेव थ्योरी। तो हाइगन ने वेव थ्योरी प्रपोज की थी, वो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। तो उसके अनुसार लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है, वो तरंग है, वो वेव है। और उसने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये सब समझा दिया। हालांकि हाइगन भी पोलराइजेशन नहीं समझा पाया। उसका एक कारण है, आप में से पता है किसी को वो लफड़ा क्या है? कभी पढ़ा हो कहीं पर, याद कर लो। पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया हाइगन, बताओ किसी को पता हो तो। अब बताओ, सर, 1.5 घंटे की क्लास लेने का क्या फायदा, तुम बोलते ही नहीं हो। हाँ बोलो। सर क्योंकि तरंग किरणें अनुप्रस्थ होती है। हाँ, तेरे को याद तो है, तेरे को पता है। हाइगन ने क्या बोला कि जो प्रकाश है, लाइट है, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ये गलती हो गई हाइगन से। और बेटा, अनुदैर्ध्य तरंगों का पोलराइजेशन नहीं होता, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उनका पोलराइजेशन नहीं होता। लेकिन प्रकाश का पोलराइजेशन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। उससे पता लगा लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं है, ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंगे। लेकिन बेटा है ना, पता है, वेव थ्योरी से हम है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा पाए। उसके लिए फिर एक नई थ्योरी आई, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, प्लैंक थ्योरी। प्लैंक का नाम सुना है? यस Yes, सर। sir. तो प्लैंक ने बोला था कि लाइट जो सोर्स है ना, वहां से
छोटे छोटे पैकेट निकलते हैं एनर्जी के, बंडल बंडल, छोटे छोटे बंडल, उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं छोटे छोटे एनर्जी? क्वांटा। हाँ, क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा या फोटोन। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो E बराबर h न्यू होती है। देखो सामने लिखा भी है, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो E बराबर h न्यू होती है। यहाँ पर न्यू क्या है? Frequency of light. फ्रीक्वेंसी। हाँ बेटा, मॉडर्न फिजिक्स में तुम बोलते रहना, और तुम बोल भी लोगे, मुझे पता है। मॉडर्न की चीजें आपको आती है क्योंकि केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। और h है प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू नीचे लिखी हुई है, ये रही 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो बच्चों, प्लैंक थ्योरी से फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन हो गया। अब लफड़ा ये हो गया कि यार हम लोग लाइट को वेव माने या फोटोन माने, क्या माने? तो भैया डी ब्रोगली ने कहा कि भैया लाइट जो है वो बहुरूपिया है। आप ये वाला शब्द सुना होगा, बहुरूपिया। यस सर। क्या होता है इसका मतलब? Yes. बहुरूपिया क्या होता है बताओ? एक से अधिक रूप होता है। और जो अलग अलग फॉर्म में रहता है। हाँ, सर अपने आसपास वो के हिसाब से कौन अपने आप फेस को चेंज बदल कर लेता लेता है। हाँ, वो बचपन में वो श्रांग रचने वाले आते थे ना, वो अलग अलग बहुरूपिया बोलते थे। तो हाँ, मतलब सर। लाइट हैज ड्वेल नेचर। लाइट जो है उसकी द्वैत प्रकृति होती है। कभी वो तरंग की तरह काम करता है, व्यवहार करता है वेव की तरह, और कभी वो फोटोन की तरह बिहेव करता है। तो लाइट को दोनों मानकर चलो, ये सब हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, एक छोटी सी स्टोरी सुनाई लाइट के बारे में। तो उसमें से हम लोग हाइगन वाला तो पहले पढ़ चुके, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, और उसके आगे वाला अब पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना? क्या है? ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि विकिरण तथा कण। मैटर को क्या बोलेंगे? पदार्थ। विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति। लेकिन बच्चों, हम इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, तो आप तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चैप्टर का नाम लिख लो, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आप जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? बड़े भाई ने दिया, बड़े छोटे भाई ने दिया? सर कोई बड़ा होगा सर, जैसे आइंस्टाइन। देख, बड़ा भाई न्यूटन है, छोटा भाई आइंस्टीन है। ये दो ही भाई हैं बस। सर उल्टा कर दो सर, आइंस्टाइन ज्यादा बड़ा है। नहीं यार, उम्र के हिसाब से तो न्यूटन बड़ा है ना, पहले हुआ था वो, समझ। बेटा आइंस्टीन इसलिए बड़े लगते हैं ना कि वो आज की जो चीजें हैं वो उन पर बेस्ड है, वरना न्यूटन की चीजें नहीं होंगी तो, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं होगी तो बेटा कुछ नहीं कर पाएंगे, सोच। चलो, ये झगड़ा तो हम नहीं करते, इन दो महान वैज्ञानिकों की तुलना करना बेकार है। यस तो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने दिया था, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ये न्यूटन को एक भी नोबेल नहीं मिला, बता सकते हो क्यों? सर नेपोटिज्म आ गया होगा। भगवान। सर आजकल हर जगह वही चल रहा है। वैसे ये जवाब सही नहीं है। बताओ न्यूटन को क्यों नहीं मिला था नोबेल प्राइज? सर शायद उस समय एग्जिस्ट नहीं करता होगा। अबे सही है ना, नोबेल प्राइज तो तभी है ना, उस समय नोबेल प्राइज होते ही नहीं थे, है ना। चलो खैर। तो बच्चा, आइंस्टीन ने और भी बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक के लिए नोबेल प्राइज मिला क्योंकि एक आदमी को एक फील्ड में 2 बार नोबेल नहीं मिलता, वरना पता नहीं कितने नोबेल हो जाते हैं उनके पास, है ना। और आप जानते हैं, अब तक इतिहास में माँ और बेटी, एक बार ये इतिहास में ऐसा हुआ माँ बेटी को दोनों को नोबेल मिला है। जानते हो कौन है? सर मैडम क्यूरी है क्या? हाँ, क्यूरी, उनकी और उनकी बेटी क्यूरी। पूरा नाम तो मुझे भी नहीं पता। एक तो आइंस्टीन से भी पहले के समय की है और एक 1935 के आसपास की है। और आइंस्टीन को नोबेल मिला है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास कहीं मिला था, पहले विश्व युद्ध के आसपास। चलो खैर, ये कहानियां चलती रहेंगी, ये अपने सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट तो है। तो बच्चों, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे
प्रकाश विद्युत प्रवाह और उसका पहला टॉपिक है, लिखो फोटोन थ्योरी, है ना, फोटोन थ्योरी। तो अभी अभी मैंने बताया लाइट से छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स निकलते हैं, बंडल निकलते हैं, ऊर्जा के बंडल, ऊर्जा के पैकेट, इन्हें हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। एक फोटोन की एनर्जी E बराबर एच न्यू होती है, जहां एच प्लांक कांस्टेंट है, वैल्यू आपके सामने लिख रही है, और न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है। बेटा C बराबर न्यू लैम्बडा होता है या न्यू बराबर C बाई लैम्बडा होता है। तो अगर यहाँ पर न्यू को C बाई लैम्बडा लिख दूं तो फोटोन की एनर्जी hc बाई लैम्बडा भी हो जाएगी। तो यहां तक लिख लो आप बेटा, ये सब है ना। अब मुझसे है ना मॉडर्न फिजिक्स में ये एक्सपेक्ट मत करना मैं एक एक लाइन लिखाऊं कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश में ऊर्जा पैकेट होते हैं, ये सब स्टोरी सुन लेना, काम की चीज लिख लेना, वरना तो महीना भर लग जाएगा मॉडर्न फिजिक्स में और मैं लिखा भी नहीं पाता। है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन ऐसे लिखो, एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी, एच प्लांक कांस्टेंट, फिर लिख लो न्यू बराबर C बाई लैम्बडा होता है, तो एनर्जी E बराबर hc बाई लैम्बडा हो गया। अब इसके बाद देखो नीचे, चलो एक काम करता हूँ यार, यहाँ पर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, हम अपना पेज तैयार कर लेते हैं ना, उसी में लिख लिख कर पढ़ाऊंगा तो सही रहेगा। क्या बेटा, कुछ कह रहे हो? सर वो थोड़ा लिखने का मैं दोबारा लिख रहा हूँ बेटा, अभी रुक जाओ। चलो मैं दोबारा, इस पेज में लिखने में मजा आएगा। मैंने लिखा था एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो E बराबर एच न्यू होता है, और यही लिख रहा हूं, या hc बाय लैम्बडा होता है बेटा। E बराबर एच न्यू या hc बाय लैम्बडा। यहाँ पर जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है और लैम्बडा वेवलेंथ है। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है बेटा, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 10 टू द पावर -34 जूल इनटू सेकंड। बस अभी इतना सा ही लिखवाया था मैंने, जूल इनटू सेकंड। अब लिखो पावर ऑफ सोर्स, पावर ऑफ सोर्स, स्रोत की शक्ति। बच्चों अगर किसी सोर्स से 1 सेकंड में n फोटोन बाहर निकलते हैं और एक फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्बडा है, तो सोर्स का पावर होगा n इंटू hc बाय लैम्बडा। लिखो पावर ऑफ सोर्स P इज इक्वल टू n इंटू hc बाय लैम्बडा। यहाँ n क्या है, 1 सेकंड में बाहर आने वाले फोटोन की संख्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, और बाकी चीजें आप जानते ही हो, C लैम्बडा h क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। छोटा सा क्वेश्चन, लगे हाथों।
बेटा एक स्रोत है, एक सोर्स है, उसकी पावर है 5 मिलीवॉट और लैम्बडा है 500 नैनोमीटर। पांच मिलीवॉट शक्ति का एक स्रोत है जो 500 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट बाहर निकाल रहा है। तो आप बताइए 1 सेकंड में कितने फोटोन बाहर आएंगे? स्मॉल एन बताना है कितना होगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। अब बच्चों जरा सा क्वेश्चन है, दुखी मत करना मुझे गलत बताकर या नहीं बताकर। नहीं बताते तो भी मैं दुखी रहता हूँ, तो थोड़ा सा तो हमारा ध्यान रखो भाई। तो ऊपर वाला फार्मूला लगाकर कैलकुलेट करना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। सर 1 सेकंड में बोले ना आप? स्मॉल एन बेटा वही है जो ऊपर लिखा है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, वही निकालना है आपको और कुछ नहीं। सीधे सीधे वैल्यू लिखनी है बेटा और कैलकुलेशन करनी है बस। अब ये कृपया करके मिली वॉट का मिली हटा देना, 10 टू द पावर -3, और नैनोमीटर में से नैनो को कन्वर्ट कर लेना, बस इतनी सी विनती है। ये गड़बड़ नहीं चलेगी। फिर आंसर टाइप कर दो। अच्छा बच्चों ने लिखा भी है लगता है। अच्छा आइंस्टीन अल्बर्ट नोबल था ही नहीं, ये भी तुम लिखकर ही बोलोगे क्या? है वैसे नहीं बोल सकता था मनीष है बेटा चैट बॉक्स। अच्छा पता है जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है ना, समझ जाओ मुझे भी वही दिख रहा होता है, मुझे भी चैट बॉक्स नहीं दिख रहा होता। माइक नहीं चलता क्यों यार? इस लैपटॉप का खराब हो गया क्या माइक? मरवाएगा तू। मेरे पीछे से क्या क्या कर दिया। अच्छा हेडफोन का नहीं चलता, मैंने कहा भैया तू मेरे, अरे हेडफोन हटा दे यार। इसका माइक और इसका स्पीकर, स्पीकर थोड़ा वीक है, माइक बहुत अच्छा है इसका मैक का। चल खैर अब तो ज्यादा दिन नहीं बचे। तो बेटा आंसर आप लोगों ने दिया, मैं एक बार देख लूं। राहुल का जवाब है 2 गुना 10 की घात -25। राहुल मरवाएगा यार, फोटोन की संख्या 10 की घात -25 में कैसे आ सकती है भाई? देख पावर चेक कर, इसका है 1.225 इंटू 10 टू द पावर 16। जतिंदर का भी यही है लगभग 1.25 इंटू 10 टू द पावर 16। भावना 10 की पावर माइनस नहीं आ सकती, फोटोन की संख्या 1 से कम नहीं हो सकती। चरणजीत का है 1.26 10 टू द पावर 16। हाँ इन लोगों का जिनका 10 की घात 16 आ रहा है ना, वो लगभग सही बता रहे हैं। गरिमा 10 टू द पावर 16, हाँ ये लगभग सही लग रहा है इनका। तो बच्चों मैं बता देता हूं अब, देखो सीधा सीधा फार्मूला लगाना है भैया। तो P बराबर n इंटू एच सी बाई लैम्बडा होता है, तो n बराबर P इंटू लैम्बडा बाय h इंटू सी होगा। पावर कितना है 5 मिलीवॉट, मिली को हटा लो। लैम्बडा कितना है 500 नैनोमीटर, नैनो 10 की घात -9 होता है, 2 जीरो हटेंगे तो 10 की घात -7 बचेगा। 6 पॉइंट, अरे यार ये पेन चलने में दिक्कत क्यों हो रही है, 1 मिनट। तो ये बचा 6.63 10 की पावर -34 और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो बच्चों अगर हम पावर पावर को कैलकुलेट करते हैं सिर्फ, तो नीचे -34 में से 8 गए तो -26 बचा, -26 ऊपर जाकर +26 होगा, और -3 और -7 -10 है। तो 26 में से -10 करेंगे जाएगा तो 16 बचेगा। तो पावर तो 10 की पावर 16 आ गया, और बाकी क्या बचा ऊपर 5 इंटू 5 25 बचा।
और नीचे 6.63 गुणा 3 लगभग 20 बचेगा लगभग। तो 1.25 इंटू 10 की पावर 16 ये आंसर आएगा बेटा। तो जिन्होंने इसके आसपास दिया है मैंने सबका सही बताया है, मैंने किसी का गलत में दिया। 1.25 आए या 1.326 आए या 1.2 लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन पावर सही निकालो बेटा, पावर इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों आज तो एक शुरुआत की है हमने, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं पढ़ा, और आज की क्लास में अभी लंबी करना भी नहीं चाहता, प्लान नहीं था। तो ये मान लो आज एक इंट्रोडक्शन तो हो गया, कल से डिटेल में और डिस्कस करेंगे। तो कल एक तो आपका प्रॉब्लम क्लास लगा देते हैं, डाउट क्लास है ना, तो अपने डाउट ले आना, जो टॉपिक टेस्ट में आ रहे हैं उनके डाउट पूछ लो। एक तो क्या क्या आ रहा है भैया बताओ ना, याद दिलाओ। ग्रेविटी एंड बताओ। मैकेनिक्स। हाँ तो ग्रेविटेशन आ गया, और पूरा सरफेस टेंशन विस्कोसिटी। हाँ सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी और फ्लूइड, आज तक सब कुछ जो पढ़ा दिया ये सब आ रहा है ना। चलो तो कल आप डाउट ले आओ, डाउट बता देंगे, डाउट नहीं पूछोगे तो आगे पढ़ा देंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं बच्चा। कल भी आपकी 2 क्लास है, उसके बाद मंडे से अपना राज अपन करेंगे। और बेटा बायो में भी देखो, हाँ बायो में भी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी टॉपिक आपके बच गए हैं उन्हें एक बार सर से बोलकर एक बार करवा लीजिए, क्योंकि एक बार अपना सिलेबस सबका हो गया ना तो आपको इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाएगा, सर को भी वापस बुलाना मुश्किल हो जाएगा। तो सर से रिक्वेस्ट कर लो या मुझे बता दो अगर कोई भी टॉपिक रहा हो, लेकिन एक बार सिलेबस, क्योंकि कई बार टीचर के दिमाग से भी निकल जाता है, इतना बड़ा सिलेबस होता है। कुछ मैं भी पूछूंगा लास्ट में, मैं भी पूछूंगा फिजिक्स में कुछ बचा तो नहीं है, तो एक बार याद करके सर से कह देना। ओके बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी है ना कि मुझसे भी मैसेज के थ्रू बात कर लिया करो। अरे एक बच्ची ने है ना कोई क्वेश्चन भेजा था सुबह, किसने भेजा था, है क्या वो क्लास में? वो है ना उसमें पृष्ठीय ऊर्जा सिग्मा लिखा हुआ है, वहां मुझे डाउट है। अगर पृष्ठ तनाव है ना उसमें दोनों में सिग्मा सेकंड क्वेश्चन में भी, तो दोनों क्वेश्चन सेम है, वरना दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। अब वो बच्ची अगर है तो ठीक है, वरना फिर दिक्कत है। यस सर। तो बेटा वो क्वेश्चन ढंग से नहीं लिखा है ना। चलो अगर कल कर लेंगे, कल उसको फोटो भेज देना दोबारा मुझे। थैंक यू।